हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपना लास्ट वीडियो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ग्रुप 4 लेवल 1 पे बनाया था। आज का हमारा वीडियो लेवल 2 पे है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम द डिस्टेंस इज अराउंड 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे घर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है फ्रेंड्स वो 10 किलोमीटर है और इसमें इट रिक्वायर्स 20 मिनट फॉर यू टू रीच योर स्कूल बाई साइकिल। जब आप साइकिल से जाते हैं तो स्कूल से घर पहुंचने में, स्कूल से घर पहुंचने में आपको 20 मिनट का समय लगता है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे समय जो है 20 मिनट में दिया हुआ है और दूरी 10 किलोमीटर में दी हुई है, लेकिन आंसर इन्होंने किलोमीटर पर आवर में पूछा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 का डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 घंटा हो जाएगा, 1/3 आवर। ठीक है, सब यूनिट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बल्कि यूनिट पे आपको हर क्वेश्चन में यूनिट जो है वो आपको ध्यान में रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको यूनिट में डाउट आता है फ्रेंड्स, तो मैंने यूनिट के 2 अलग अलग 20-20 मिनट की वीडियो बनाए हैं लगभग, उसमें मैंने पूरा बेसिक यूनिट का कवर किया है। आप उसको फॉलो कीजिए, रेफर कीजिए, तो आपको बिल्कुल भी यूनिट में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब पूरी दूरी, तय की गई दूरी और पूरा समय। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टोटल टाइम जो लगा है वो 1/3 आवर लगा है। यहाँ पे देखिए भाग करना है तो 10 तो ऐसे ही रहेगा और ये जो नीचे वाला होता है वो पलट जाता है। ये भी मैंने फ्रैक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आ जाएगा ये 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, सॉरी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए इफ वेक्टर पी एंड क्यू हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली विथ एंगल बिटवीन देम एज 45 डिग्री। ठीक है, मतलब ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे 2 एंगल दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 वेक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे वेक्टर पी है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन और वेक्टर क्यू की वैल्यू है फ्रेंड्स 15 न्यूटन। इनके बीच का जो एंगल है उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सबकी वैल्यू दी हुई है, बस हमें इसे सॉल्व करना है। p मतलब 10 का स्क्वायर प्लस q मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 2p10 q15 कॉस थीटा मीन्स कॉस 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आता है। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। ओके, देखिए अब ये 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150 आएगा और यहाँ पे 150 में 2 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 300 और cos 45 की वैल्यू होती है 0.707। कुछ वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बस आप इनको जोड़ दीजिए, इनको ऐड करने पे ये हमारा आता है 537.1 अंडर रूट 537.1। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसका। ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 23.17 न्यूटन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू की वैल्यू पूछी गई है बिटवीन प्लेन बॉक्स एंड प्लेन। ये हमारा बॉक्स है, ये क्वेश्चन में ये बॉक्स कहा गया है और फ्रेंड्स ये हमारा प्लेन होता है। ठीक है, इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है इफ़ बॉक्स मास इज 10 किलोग्राम। ये देखिए 10, यहाँ पे मास की वैल्यू फ्रेंड्स 10 किलोग्राम दी हुई है और जो ये 10g दी हुई है इसका मतलब ये होता है कि ये भार यानी कि वेट की वैल्यू दी हुई है। ओके, वेट दिया हुआ है ऑन इंक्लाइंड प्लेन विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं म्यू इक्वल टू tan थीटा होता ही है। ठीक है, अगर इस तरह से आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाए और डायग्राम सेम टू सेम ऐसा ही है, हो सकता है यहाँ पे एंगल 60 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, तो बस आप एंगल थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री की वैल्यू फ्रेंड्स 1 होती है
ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 है। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो इन द गिवन फिगर इफ एफर्ट मूव्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर वाइल लोड मूव्ड इन अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है और एफर्ट मूव्स एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर और ये लोड मूव्स 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, लोड जो है 30 सेंटीमीटर नीचे की ओर जाता है और जो बल है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चलता है। तो फ्रेंड्स, वेलोसिटी रेशियो का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब एफर्ट कितना चलता है डिवाइडेड बाय लोड कितना चलता है, मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ओके, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय, आपको इसमें ऊपर एफर्ट होगा और नीचे लोड होगा, ये चीज़ बिल्कुल भी भूलनी नहीं है वरना आपका आंसर जो है रिवर्स हो जाएगा। ऊपर हमेशा ही एफर्ट होता है, यहाँ पे मैं इस तरह मार्क भी कर दी तो आपके ध्यान में रहे, और नीचे लोड होता है, मतलब एफर्ट ने कितनी दूरी तय की और लोड ने कितनी दूरी तय की। ओके, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना है यहाँ पे, एफर्ट लोड 30 सेंटीमीटर और एफर्ट बल या एफर्ट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफर्ट का है 10 सेंटीमीटर और लोड का है 30 सेंटीमीटर, तो 10/30 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 1/3 इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 4 मतलब सही है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की गणना करें, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूछा गया है। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान की वैल्यू दिया हुआ है 50 किलोग्राम। ओके, और यहाँ पे जूल दिया हुआ है, मतलब हीट की वैल्यू दी हुई है 40 जूल के रूप में। सिर की मात्रा और तापमान अंतर 250 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, तो यहाँ पे जूल हीट दी हुई है और टेम्परेचर जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू 250 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा होता है Q = mc ΔT। यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू दी हुई है 40 जूल, M की वैल्यू दी हुई है 50, C की वैल्यू हमसे पूछी गई है, टेम्परेचर डिफरेंस 250 दिया हुआ है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे C की वैल्यू फ्रेंड्स, इधर की जब चीज़ें ये 5 और 250 इधर आएंगे तो ये नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये सब आपको सिंप्लीफिकेशन का रूल है जो ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.023 आता है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टू द पावर 3 है एक्चुअली +1 एट x = 4। तो x = 4 पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये ऐसे है, x3 + 1 एट x = 4। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की वैल्यू 4 रख देनी है। तो आप इसमें रख दीजिए 4 का क्यूब +1। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 × 4 × 4। ओके, +1। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 +1 यानी कि 65। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, यहाँ पे 65 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इफ कोऑर्डिनेट्स आर x की वैल्यू 8, 9 है और y की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे 10 और 12 है। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 8, 9। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 10, 12। अब इसके बीच के हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें फ्रेंड्स ये x1 होता है, ये y1 होता है, इसको हम x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी जो लेवल 1 का क्वेश्चन बनाया है उसमें भी एक इस तरह का एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे है 10 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x2 की वैल्यू है 10 माइनस x1 की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 10, y2 की वैल्यू है 12। ये देखिए यहाँ पे y2 की वैल्यू है 12 और यहाँ पे y1 की वैल्यू है 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे √2² प्लस 12 - 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर। ओके, 2 दूना 4, 3 त्रिके 9, 9 और 4 फ्रेंड्स 13, √13। देखिए इससे जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है वो √13, मतलब कि 3.6 इसका करेक्ट आंसर होगा।
बट यहाँ पे दिया नहीं है, तो चलिए हमारा 13 ही ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। व्हाट विल 12th टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज 248। देखिए ये सीरीज 248 है। यहाँ पे इन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख दिया है। कभी कभी नहीं लिखा रहता तो हम चेक कैसे करते हैं, देखिए जितने भी टर्म दिए हुए हैं इनका हम भाग दे के देखते हैं। जैसे पहले 4 को हम 2 से भाग देते हैं, इसकी वैल्यू 2 आई, ठीक है। फिर तीसरे को दूसरे नंबर से भाग देते हैं, 8/4 करते हैं, इसकी भी वैल्यू 2 आई। फिर यहाँ पे कुछ और अगर दिया होता तो फिर चेक करते, जैसे यहाँ पे 16 दिया होता तो 16/8 फिर से हम चेक करते हैं, अगर 2 आती है मतलब इन सबकी वैल्यू अगर सेम आती है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, अदरवाइज ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब देखिए इसमें आपको 12th टर्म पूछा गया है, तो या तो आप ऐसे ही गुणा करते चले जाइए कि पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है, तो उसके बाद 16 होगा, फिर इसमें 2 से गुणा कीजिए, 16 दूना 32 होगा। यहाँ से ऐसे ऐसे 12th नंबर तक जाइए जो कि 4096 आएगा। एक तो ऐसा तरीका है जिसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, आप डायरेक्टली इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे जो 12th टर्म होता है उसकी वैल्यू होती है r, ओके, इंटू a⁻r n-1, ठीक है। यहाँ पे 12th टर्म पूछा गया है तो यहाँ पे हमेशा एक कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a12 इक्वल्स टू r का क्या मतलब है, ये जो हम 4/2 करते हैं जो इसका रेशियो आता है 2, यही होता है r। 2 इंटू a पहला टर्म है हमारा 2 है 2^11, तो सेम चीज़ है ये भी। यहाँ पे भी आपको 2 यहाँ पे इसको पूरा 2^12 भी हो जाएगा जो कि 4096 आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, अ स्फेरिकल मास m हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग, मतलब ये जो मास है छोटा सा, ये सीलिंग से ऐसे लटक रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक धागा है और यहाँ पे एक पत्थर बंधा हुआ है, आप ऐसे समझिए। और ये धागा पहले ऐसे सीधा था, बाद में इसको किसी ने ऐसे खींच दिया, छोड़ दिया, फिर ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे पेंडुलम बन जाता है इस तरह से। इस तरह वाला क्वेश्चन है कि एक धागा है जो इस समय इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ये देखिए इस समय इसकी पोजीशन यहाँ पे है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो ये धागा है हमारा पे, देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स टी है, यहाँ पे फिजिक्स की बेसिक्स की ज़रूरत है। मैं सोच रही हूँ इसके आगे मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, बेसिकली साइंस की मैं कुछ सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें आपको बेसिक बताऊंगी। चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन थीटा, ये जो एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 90 - थीटा। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो एंगल टच में होता है ना लाइन से, जैसे इन दोनों के बीच का कोण है 90 - थीटा, तो इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी t cos 90 - थीटा। ओके, 90 - थीटा, और ऊपर में वैल्यू हो जाएगी t sin 90 - थीटा। 90 - थीटा में सब कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी t cos थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी t sin थीटा। ओके, अब देखिए नीचे में mg है और ऊपर में कुछ तो है नहीं, बस t cos थीटा है और इस साइड में t sin थीटा है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के कोई फोर्स लग रहे होते हैं ना अलग अलग डायरेक्शन में, 1 2 3 4 ऐसे है, तो अगर मतलब कोई चीज़ यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है, उड़ नहीं रही है, कहीं जा नहीं रही है, तो इसका मतलब इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर होगा, मतलब ये इस लाइन के फोर्स बराबर होंगे और ये ऊपर वाले फोर्स भी बराबर होंगे। मतलब ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इसके बराबर होगा, तभी तो ये चीज़ यहाँ पे रुकी हुई है। देखिए ये यहाँ पे पत्थर बंधा हुआ है, एक लड़का इधर से खींच रहा है, एक लड़का इधर से खींच रहा है, ये पत्थर अपनी लोकेशन नहीं चेंज कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए ये 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तभी तो नहीं खींच रहा है वो पत्थर। अगर ये 7 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो ये पत्थर इधर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा ना धीरे धीरे, क्योंकि इधर 1 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा। इसीलिए देखिए ये पत्थर जो है इस क्वेश्चन में यहीं पे रुका हुआ है, मतलब ऊपर जो ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे के बराबर है और जो लेफ्ट वाला फोर्स है वो राइट के बराबर है, ठीक है। तो चलिए बराबर कर देते हैं। F इक्वल्स टू, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो क्योंकि आपने फिजिक्स का मतलब बेसिक जो है वो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक दिन में नहीं समझ में आता। तो चलिए अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं डिवाइड करने से क्या होता है। हमने भाग दे दिया। अब देखिए ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे टी टी है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे F/mg इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है टेन थीटा, मतलब साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा की वैल्यू ही टेन थीटा होती है। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg टेन थीटा। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपका फिजिक्स का बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, mg टेन थीटा। ओके, वही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अ मोटर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट टॉर्क 100 न्यूटन। यहाँ पे आप लिख लीजिए टॉर्क ये 100 न्यूटन कर सकता है। टॉर्क को कैपिटल टी से लिखते हैं, न्यूटन मीटर होता है टॉर्क की यूनिट। ओके, एंड द मैक्सिमम रोटेशन ऑफ 150 रेडियन पर सेकेंड। ओके, रेडियन ओमेगा हो, मतलब रेडियन पर सेकेंड दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं है ये स्पीड है, लेकिन ओमेगा जो रेडियन पर सेकेंड होती है फ्रेंड्स, उसको ओमेगा की यूनिट होती है रोटेशनल स्पीड की। तो आपको यूनिट देख के ये समझ जाना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड इज कनेक्टेड टू ए फ्लाईव्हील विथ रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया को आई से लिखते हैं हम 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन विल द फ्लाईव्हील एक्सपीरियंस एज द मोटर इज स्विच्ड ऑन। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा गया है। देखिए एक डायरेक्टली फार्मूला होता है टी इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा। मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू 100 न्यूटन मीटर है, आई की वैल्यू 0.1 है। यहाँ पे ओमेगा का हमें यूज़ नहीं है, हमसे सीधे अल्फ़ा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 100 को अगर आप 0.1 से भाग देंगे 0.1 से, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1000 आ जाएगी, 1000 अल्फ़ा इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू 1000 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं रेज कर देती हूँ। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दो तरीके की जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें दो तरीके के इक्वेशन बनते हैं, डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार कनेक्शन। ओके, इसमें जब भी ऐसा हम जैसे किसी इसको इससे चेंज कर देते हैं तो क्या होता है कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब इट विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। फिगर बिलो शोज स्पार्क टेस्ट ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील विच रिप्रेजेंट हाई कार्बन स्टील। फ्रेंड इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, स्पार्क है। इस तरह की चीज़ें तो आपको याद ही करनी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का लेवल 2 के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। इसमें आपको डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि इसमें बेसिक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आने वाले दिनों में सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।